हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी सुबह की हमने जो क्लास हुई थी, ठीक है, उस क्लास के अंतर्गत हमने देखा था कि यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा के अंतर्गत जो जीएस 1 का पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। ठीक है, अभी हम लोग इस पेपर को देखेंगे। जब मैं इस पेपर को देख रहा था 2022 का भी जो पेपर हुआ है आज, उस पेपर को जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो पहले तो मुझे ये लगा कि कहीं मैंने गलती से 2021 का पेपर तो डाउनलोड नहीं कर लिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं भाई, ये ऐसा तो नहीं है, ये 2022 का ही पेपर है। तो इस बात से आप एक बात को समझिएगा, हमने देखा था पहले जीएस 1 के अंतर्गत कि 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आपने देखा था हेरिटेज आर्क वाला प्रश्न और बहुत सारे अन्य प्रश्न वहां पर दिए गए थे। वैसे इस पेपर के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से दिए गए हैं। ठीक है, उस पेपर की अभी हम यहाँ पर पूरी एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए, कैसे टैकल किया जाए, इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे संक्षेप में, ताकि आप सभी जो भी दोस्त आने वाले वर्षों में 2023 में 2024 में एग्जाम देने वाले हो, आप लोग इस क्लास के बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्व को समझो, तभी आपका सफलता सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जीएस पेपर 2 का पेपर है आज हम लोग का, और इस पेपर के अंतर्गत यहां पर आप देखिए तो बेसिक फॉर्मेट जो है वही है। 200 नंबर का पूरा पेपर है। शुरू के जो 10 प्रश्न होते हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसमें आपको 125 शब्द में प्रश्न लिखना रहता है और 8 नंबर वहां पर प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों को अलॉटेड होता है। ठीक है, उसके बाद जो 10 प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो आप लोगों के 12 नंबर के होते हैं और उसमें आप लोगों को 200 शब्द प्रति प्रश्न आप लोगों को वहां पर लिखना रहता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब हम लोग आते हैं आज के सीधे अपने पहले प्रश्न से। अच्छा, ये जो प्रश्न पत्र का जो आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी दोस्त अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल पर, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे पेपर को वहां पर डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द उमंग स्कीम रिलेटेड टू द ई गवर्नेंस। अगर आपको आइडिया होगा दोस्तों, तो इससे पहले ठीक है हमने ई गवर्नेंस को लेकर के अपनी मेंस मैराथन क्लास के अंतर्गत, अपनी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कई बार डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था गुजरात का जो सहोदरा नाम का एक गांव है, ठीक है, उसकी केस स्टडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया के लिए उस गांव का क्या महत्व तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। यहां पर प्रश्न ई गवर्नेंस के संबंध में, ठीक है, हमने हैदराबाद डिक्लेरेशन को भी देखा था, यहां पर प्रश्न उससे ही है, लेकिन यहां पर उमंग योजना को यहां पर विशेष तौर पर जोड़ते हुए बताया गया। ठीक है, उमंग स्कीम का नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है, उमंग स्कीम क्या है भाई, तो माइटी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम लाया गया था, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया। इसका नाम क्या है, उमंग। उमंग का फुल फॉर्म करिए तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस की बात होती है यहां पर। ठीक है, उमंग का फुल फॉर्म ये बनता है, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो नए प्रकार की सरकार के लिए, ठीक है, नए वर्तमान नए काल की सरकार के लिए एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, जहां पर क्या है कि इंडिया के हर काम, भारत सरकार के जितने भी काम होंगे वो सब काम आपको इस एक एप्लीकेशन पर मल्टीपल लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये इस उमंग स्कीम की यहां पर विशेषता है। ठीक है, उमंग स्कीम करती क्या है भाई, तो उमंग स्कीम जो है, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग को अच्छा करने का प्रयास करती है। ठीक है, भारत में जो लोगों हैं, लोगों को और सरकार में कनेक्टिविटी प्रदान करने का सबसे अच्छा जरिया, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आप लोगों का, उमंग स्कीम। तो इसके बारे में आप सभी ने ऑलरेडी कई बार सुना होगा, 2019 के अराउंड में ये स्कीम आई थी। ठीक है, तब से ये स्कीम आप लोग जानते हैं, तो इस स्कीम पर आप लोगों को आइडिया होगा। मुख्य विशेषताएं पर बतानी है, 125 शब्द का सिर्फ प्रश्न है, तो आप लोग सिर्फ पॉइंट वाइज करके अपने आंसर को यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, गरीब और भूख के मूल कारण क्या है, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियां लागू की गई हैं। ठीक है, व्हाट आर द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी एंड द हंगर। ठीक है, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच हैव बीन इंप्लीमेंटेड टू द एलिमिनेट पॉवर्टी एंड द हंगर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो हमने एक क्लास में डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 लक्ष्य हैं, उन 17 लक्ष्यों का प्रयोग आप लोगों को अपने उत्तर लेखन में कैसे करना है, इस पर मैंने विशेष तौर पर आप लोगों से एक क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि गरीबी और भूख, अगर आप ध्यान दीजिए तो पहला है, ठीक है, एसडीजी के अंतर्गत जो पहला गोल है वो है जीरो पॉवर्टी। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, जीरो हंगर। तो ये दोनों जो टारगेट है ना दोस्तों, ये एसडीजी के शुरू के 2 टारगेट हैं। और कह रहा है कि इसके मूल कारण क्या है। ठीक है, बेसिक प्रश्न है आप लोगों का। फिर कह रहा है इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियां, कौन से गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं यहां पर किए गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। अब ऐसे प्रश्नों में आप लोग कई प्रकार से अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। आप लोग चाहो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ते हुए या तो इंट्रोडक्शन दो या तो कंक्लूजन दो। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने उत्तर में एसडीजी के की पॉइंट को जरूर कहीं ना कहीं पर ऐड करना पड़ेगा। पहली बात,
दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इसका आप लोगों को कारण बताना जो कि आप लोगों का मेन बॉडी होगा, और उसके बाद आप लोगों को उन कारणों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स यहां पर बताने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंट में सरकारी नीति चल रही है, कई प्रकार की सरकारी नीतियां हैं, जैसे कि अगर आप देखिए तो पोषण माह चल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन मंथ अभी आयोजित किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ताकि बच्चों और महिलाओं जिनको भी पोषण सही प्रकार से उपलब्ध नहीं है उनको आप लोग यहाँ पर पोषण प्रदान कर सकते, ठीक है। इसके संदर्भ में आप लोग क्या कर सकते हो, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के कुछ आंकड़े का प्रयोग कर सकते हो, आप लोग चाहो तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप लोग जनगणना के जो आंकड़े थे गरीबी को लेकर के उसके कुछ की पॉइंट का यहाँ पर प्रयोग करते हुए, फैक्ट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर लेखन को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये पहला सेकंड प्रश्न था आप लोगों का। अब देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज हम लोग कुछ बेसिक डिस्कशन करते चले, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में ना, ठीक है, सिर्फ पेपर ना देखो, आप लोग पेपर के पैटर्न को भी समझने का प्रयास करो। थर्ड प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा तुरंत किस वर्ष में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं पता है, मैं तो आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं, ये प्रश्न 2021 में, ठीक है, जो भी मार्च में परीक्षा हुआ था यूपीपीसीएस मेंस का, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका क्या आप लोगों को विवेचना करनी है। ये प्रश्न 2021 में एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2021 में ये प्रश्न आया था। एक साल और अगर आप एग्जैक्टली इससे एक साल और पीछे जाएंगे, अर्थात 2020 में, वहां पर भी आपको सेम प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो, हम लोग, ठीक है, हम लोग लगातार इस बात को आप लोगों से कहते रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भाई प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वहां से बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। आप लोग कहते हो सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है, हम तो डायरेक्ट जो आयोग देगा प्रश्न को उसको सॉल्व करेंगे। भाई ये गलती नहीं करनी है। अगर जिस दोस्त ने भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस किया होगा, उसके क्वेश्चंस को देखा होगा और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, तो उसके सामने ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा कि हाँ भाई नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठन होते क्या है। अगर मैं सिंपल अर्थ में बताऊं आप लोगों को दोस्तों, मैं भी एक एनजीओ चलाया हूं 4 साल, ठीक है, हमारी भी एक एनजीओ थी 4 साल की, 4 साल हमने इसको प्रॉपर काम किया था, ठीक है, अभी एनजीओ चल रही है, हम लोग वॉलंटियर से बाहर आ चुके हैं। तो वो एनजीओ करती क्या है भाई, कोई भी एनजीओ होती है ना, वो सरकार और जनता, ठीक है, सरकार और जनता के मध्य में एक ब्रिज का काम करती है, कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करती है। तो एनजीओ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह जनता और सरकार के मध्य में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। एक कहावत है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां ना पहुंचे सरकार वहां पहुंचे एनजीओ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहां पर भी सरकार नहीं पहुंच पाती है वो सारे कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एनजीओ की होती है, पहली बात। अब देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है, ठीक है। आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, आर्टिकल 21 आप लोगों ने बेहद अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का। अच्छा, मैंने पेपर 2 के सिलेबस को तो डिस्कस ही नहीं किया आप लोगों से, अगर आप लोगों को ध्यान हो दोस्तों, तो पेपर 2 के अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, ठीक है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ठीक है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा यूपी स्पेशल कुछ प्रश्न यहां पर आते हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा। तो इस वर्ष अगर जो मुझे अभी आइडिया, अभी हम लोग पेपर देखेंगे, एक प्रश्न यूपी स्पेशल से आया हुआ है, ठीक है, एक प्रश्न या 2 प्रश्न यूपी स्पेशल से आया हुआ है इस वर्ष, और पिछले वर्ष सिर्फ एक प्रश्न दिया गया था, ठीक है। तो यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या जीएस2 में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। दूसरी बात, यूपी पीसीएस वाले भी ना अब पेपर को थोड़ा सा डायनामिक बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, पेपर को बहुत सिंपल और बहुत सीधा नहीं बनाते जैसे कि पहले बनाते थे। अब वो लोग पेपर के लेवल को यूपीएससी के लेवल का करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है, यहां पर आप लोगों को मेनका गांधीवाद, ऐसे कुछ जो वाद हैं उनका प्रयोग करते हुए, और जितने भी यहां पर आप लोगों को राइट दिए गए हैं, ठीक है, आप लोगों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पानी का अधिकार है, जितने भी अधिकार है आप लोगों को यहां पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप लोगों को शामिल करने पड़ेगा, और उन केसेस का, जो केसेस वहां पर हुए हैं उन केसेस का यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों एवं संबंधों पर विचार करिए, ठीक है, एक प्रश्न ये आप लोगों के सामने दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करिए, ठीक है, समालोचनात्मक परीक्षण करिए। एक प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया गया, अभी मैं एक बार चेक कर रहा हूं, ये प्रश्न जहां तक मुझे आइडिया आ रहा है ये प्रश्न पूछा गया, कहां 2 जगह पूछा गया, मैं आप लोगों को बताता हूं कहां का। देखिएगा 2021 में, ठीक है, एग्जैक्टली ये प्रश्न आया था, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर एक प्रश्न दिया गया था, वहां पर एग्जैक्टली नहीं था, वहां पर वित्त आयोग को थोड़ा छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर आप अभी हम लोग का यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी पीसीएस को लेकर के, उस टेस्ट सीरीज को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो हमारा जो पेपर 2 का पेपर हुआ था एक, उसके अंतर्गत एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सेम क्वेश्चन नंबर यहां से दिया गया था, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन ही था कि वित्त आयोग क्या है, 15वें वित्त आयोग की कुछ अनुशंसाएं पूछी गई थी। तो ये प्रश्न यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लोक अदालतों ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, स्पष्ट करिए। जो लोक अदालतें हैं, ठीक है, उनके बारे में और बात कर रहा है, कह रहा है कि लोक अदालतों ने, ठीक है, भारतीय विधिक प्रणाली में
जो हमारा सिस्टम है इंडियन लीगल सिस्टम, उसमें जो है बहुत अच्छी खासी चेंजेस लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रश्न ये दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन से थोड़ा सा अच्छा खासा लिंक करते हुए दिया गया है, ठीक है। और देखिए ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को आइडिया हो दोस्तों, 2021 में एक प्रश्न आया था जहां पर हमने अब्राहम समझौते पर प्रश्न दिया गया था, ठीक है। अब्राहम समझौता जो कि पश्चिम एशियाई देशों को लेकर के था, उस पर एक प्रश्न आया हुआ था। उसी के देखिए पश्चिम एशियाई देश जो है ना वो भारत के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने जब 5 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक पर डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों से बार बार बोला था कि जो पश्चिम एशियाई देश हैं उनको आप लोग तैयार कर सकते हो, वहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमने वहां पर जो टॉपिक देखे थे उनसे यहाँ पर प्रश्न नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है। कारण कि पश्चिम एशिया देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न रशिया यूक्रेन संघर्ष। भाई सबको पता था रशिया यूक्रेन संघर्ष बहुत लगातार से न्यूज में था, इसके कारणों की विवेचना आप लोगों को करनी थी। एक कारण यहाँ पर पूछा गया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रश्न जो है ना दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों में आप लोग अपना कुछ इनोवेटिव तरीका अपना सकते थे। क्या कर सकते थे, यहां पर आप लोग मैप ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। मैप ड्रॉ करके आप लोग पश्चिम एशियाई देशों और भारत के मध्य में संबंध को दर्शा सकते थे। आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोग रशिया यूक्रेन संबंध को बताने के लिए जिस एरिया में झगड़ा उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उस एरिया का मैपिंग करके आप लोग अपने आंसर को लिख सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले कौन से हैं, इसकी विवेचना कीजिए, ठीक है। भारत नेपाल संबंध पर प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत नेपाल का हमेशा से इंपॉर्टेंट भागीदार रहा है। और आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों से एक ट्रिक यहाँ पर बताया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि कभी भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन के आपके सामने प्रश्न है, आप 3T के कॉन्सेप्ट को प्रयोग करिएगा। 3T के कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, तो मोदी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था क्या, ट्रस्ट, टाइमली और ट्रांसपेरेंसी। किन्हीं भी दो देशों के मध्य में बायलैटरल संबंध को आगे बढ़ाने के लिए हमको 3T होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो 3T यहां पर आप लोग देख रहे होंगे। ये प्रश्न ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ इस टॉपिक को कि कैसे इस बात को अपने उत्तर लेखन में शामिल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह। यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। 200 शब्दों का ये प्रश्न होता है। 12 नंबर आप लोगों को प्रति प्रश्न यहां पर अलॉटेड होते हैं, ठीक है। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूहों की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, इसको प्रभावकारी और लाभकारी बनाने के साधन क्या है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा है। हमने अपने टेस्ट सीरीज के अंतर्गत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बात किया था। हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी एग्जांपल्स, अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्वयं सहायता समूह पर अगर प्रश्न है तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत अच्छे कार्य कर रहे होंगे, उनका यहां पर आप लोगों को एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। उनके एग्जांपल्स को यहां पर आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि एक सेवा है, ठीक है, लिज्जत पापड़ वाला ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सब पे कुछ एग्जांपल यहां पर आप लोग शामिल करके हाँ भाई इसका जो लाभ है वो क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और स्वयं सहायता समूह भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिएगा कह रहा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए बताइए कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल है। अब मिशन शक्ति जहां तक मुझे आइडिया आ रहा है, ठीक है, मिशन शक्ति जहां तक मैं सही हूंगा तो वुमेन्स इक्वालिटी को लेकर के योगी जी ने लॉन्च किया था इस स्कीम को, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक करके बताना कि ये स्कीम वही है कि नहीं है या फिर मैं कुछ और सोच रहा हूं, ठीक है। तो मिशन शक्ति पर प्रश्न पूछा गया है यूपी का, ये देखिए हाँ ये यूपी स्पेशल का एग्जैक्टली एक प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यूपी स्पेशल का मुझे लगता है अभी हम लोग ये पहला प्रश्न हम लोग को यहाँ पर मिला है, ठीक है। और देखिएगा कह रहा कि नीति आयोग के उद्देश्यों या संरचना को व्याख्या कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है। जिसने मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा ना उसको बहुत फायदा हुआ होगा। हमने क्या किया था, हमने नीति आयोग और योजना आयोग के मध्य में डिफरेंस को लेकर के, ठीक है, पेपर 3 के अंतर्गत, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसने भी उस प्रश्न के सॉल्यूशन को पढ़ा होगा, ठीक है। नीति आयोग के उद्देश्य और संरचना की व्याख्या कीजिए, इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, इसके अभी तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की जो भूमिका है उस पर यहां पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या संसदीय समितियां, ठीक है, कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगर मैं सही होऊंगा तो यह प्रश्न यूपी पीसीएस ने प्रीवियस ने पूछा हुआ था, ठीक है। 2021 या 20 के राउंड में एक प्रश्न आया था, ठीक है, संसदीय समितियों पर, वहां पर यह प्रश्न था। और प्राक्कलन समिति पर अगर मैं सही हूं तो यह प्रश्न 2020 में या 19 में यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा खासा लिंक है, बेसिक प्रश्न दरअसल, ठीक है। स्ट्रक्चर इन लोगों का बेसिक होता है तो ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं जहां पर करंट अफेयर शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है। अगर आपको आइडिया होगा तो यूपीएससी के पेपर में, पेपर 2 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका पर टिप्पणी पूछा गया था, ठीक है।
यहां पर राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, यह प्रश्न पूछा गया। और अगर आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया होगा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो चुनाव है इस वर्ष भारत के अंतर्गत हुआ था। तो दोनों टॉपिक करंट अफेयर्स में थे, तो करंट अफेयर से लिंक करते हुए ये टॉपिक यहां पर पूछे गए थे। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की अपनी संभावनाएं सीमाएं हैं, परीक्षण कीजिए। सृजन में एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, जिसने सृजन की आंसर राइटिंग किया होगा वहां पर यह प्रश्न कई बार रिपीट किया हुआ है। और बेसिक प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है, आप लोग इस पर टिप्पणी करिए। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रश्न हमने कहीं और भी देखा हुआ है। ठीक है, अगर एसए में शायद हमने कहीं पर दिया था इस टॉपिक को, तो वहां पर भी ये प्रश्न आया था। हाँ, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस जब मेंस की तैयारी चलती है वहां पर एसए का एक टॉपिक था आप लोगों का एग्जैक्टली यही, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा। ठीक है, तो वहां पर संभावनाएं सीमाएं आपने सब पढ़ा ही होगा, ये बात यहां पर आप लोगों को लिखनी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना करनी है। ठीक है, भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी बात की जा रही है। तो यहां पर आप लोगों को इसका पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ ना, इस बात पर आप लोगों को चर्चा करनी है भाई कि कौन केस पहले आया, फिर उस केस का जो निर्णय है वो निर्णय क्या रहा, उसके बाद क्या चीजें हुई, इस पूरे क्रम को आप लोगों को बताना है। और इस क्रम के अंतर्गत केशव नंद भारती केस का उल्लेख आप लोगों को विशेष तौर पर यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं व सुधारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। यूपी स्पेशल का प्रश्न। ठीक है, यूपी स्पेशल का हमारा ये दूसरा प्रश्न रहा आज का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं और सुधारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करना। ध्यान दीजिएगा, समस्याएं बतानी है, ठीक है, उसके साथ ही साथ उसका सुधार भी आप लोगों को बताना है कि हाँ भाई सुधार के लिए ये प्रयास किया सकते हैं, फिर सरकार ये प्रयास यहां पर कर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का यहां पर दो प्रश्न है। एक प्रश्न है भारत और अमेरिका के बीच विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है, भारत और यूएसए पर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध पर एक प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले हमने भारत और नेपाल पर एक प्रश्न यहां पर देखा था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका है उसका आप लोगों को मूल्यांकन करना। मूल्यांकन दो तरीके से होगा। ठीक है, आप लोगों से कुछ पॉजिटिव मूल्यांकन करोगे और फिर कुछ चुनौतियां जो है वर्ल्ड बैंक को लेकर के, उस चुनौतियों पर भी आप लोगों को यहां पर टिप्पणी करना होगा। और कंक्लूजन के अंतर्गत कुछ एसडीजी के कुछ पॉइंट को जोड़ते हुए एसडीजी 17, ठीक है, समावेशी विकास के लिए सहभागिदारी जो है उस पर आप लोग यहां पर कमेंट कर सकते हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17वें लक्ष्य पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो डिस्कस किया था, करीब 15 या 20 मिनट का पूरी क्लास है, आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। उससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को एसडीजी का प्रयोग अपने उत्तर लेखन में कैसे करना है ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यूपीएससी हिंदी बहुत सारे कोर्सेज को लेकर चलती रहती है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं हमारे प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, यूपीएससी की भी पीसीएस की, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करना। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अभी तक मेंस के पेपर को देख करके मुझे ऐसा लगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताना जितने भी बच्चे ध्रुव में जुड़े हुए थे, सृजन में जुड़े हुए थे, मेंस की टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे, या फिर मेंस मैराथन के हमारे फ्री इनिशिएटिव में जुड़े हुए थे, आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये सारे बैचेस आप लोगों को उतना फायदा दिए जितना आप लोगों ने उम्मीद की थी। ठीक है, कमेंट करके आप लोग रिप्लाई करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।